अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री इजीली। इस चैनल पे जैसे कि आपको पता है हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं 3 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें हमने ब्रांचेस को कवर किया था केमिस्ट्री की। इसके अलावा हमने स्टेट ऑफ मैटर को कवर किया था। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने देखा था, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सब्सटेंस कितनी टाइप का होता है, प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, मिक्सचर के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। हमें देखेंगे ये क्या होते हैं और डिफरेंट सब्सटेंस की कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले थोड़ा सा पैराग्राफ को रीड करूंगी एंड देन हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एलिमेंट्स में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म व्हिच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस फॉर्म आर कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। सो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स है। फॉर इंस्टेंस हम कार्बन की बात करते हैं। अब कार्बन जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है ये इसकी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म है, ये डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, राइट। जैसे कि यही कार्बन जो है वो डायमंड की फॉर्म में भी है, राइट। कार्बन जो है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में भी है और कार्बन किसकी फॉर्म में और भी डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, लाइक कार्बन जो है कोल की फॉर्म में भी है, राइट। सो ये जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म है कार्बन की, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कि ये कार्बन के क्या है, एलोट्रॉप्स हैं। ये कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ठीक है। सो एलोट्रॉपिक क्या हुआ कि एलिमेंट तो सेम होता है, ठीक हो गया। एलिमेंट क्या है, सेम एलिमेंट्स है। ये सब ही सब कार्बन है, डायमंड में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, कोल में भी कार्बन है, बट उनकी जो फिजिकल फॉर्म है वो क्या है, वो डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट है, क्योंकि एटम की जो अरेंजमेंट है इन एलिमेंट्स में, एटम की जो अरेंजमेंट है, एटम की जो बॉन्डिंग है वो क्या है, वो डिफरेंट है, ठीक हो गया। सो इनकी फिजिकल फॉर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक हो गया। मैं इसको थोड़ा सा फिर रिपीट करूंगी। क्या कहा उन्होंने, बेसिकली इसका क्या मतलब है कि फॉर इंस्टेंस कार्बन जो है वो डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एंड कोल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई है, ये सभी के सब कार्बन है, लेकिन क्योंकि डायमंड में बॉन्डिंग और है, ग्रेफाइट में कुछ और बॉन्डिंग है और कोल में कुछ और बॉन्डिंग है, अरेंजमेंट ऑफ आइटम डिफरेंट है। सो अरेंजमेंट ऑफ आइटम डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी अच्छा, वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है, लेकिन अब क्योंकि एटम के अरेंजमेंट डिफरेंट है तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे इनका केमिकल बिहेवियर और इनकी जो रिएक्टिविटी है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, राइट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट भी क्लियर करना चाहूंगी। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, वाटर की हमने एग्जांपल ली थी, ठीक है। हमने ये देखा था कि वाटर क्या है, वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ आइस, और वाटर जो है वो लिक्विड ही होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर तो, और ये गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। जब हम इसको हीट ऑफ करेंगे, टेम्परेचर देंगे, वाटर के बन जाते हैं। अब आपने एक डिफरेंस जो है वो याद रखना है, यहाँ पे आप वाटर में देखिएगा कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, डिफरेंट है। सॉलिड है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये वाटर की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ये वाटर की एलोट्रॉपिक फॉर्म नहीं है, क्योंकि एलोट्रॉप्स में जो फिजिकल स्टेट होती है स्टूडेंट्स वो सेम रहती है। फिजिकल स्टेट जो है वो क्या होती है, वो सेम रहती है। ये सभी के सब क्या है, सॉलिड है। सो ये पॉइंट आपने मस्ट कंसीडर करना है कि एलोट्रॉप्स में फिजिकल स्टेट, जितनी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है उस एलिमेंट की, उन सबकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, सेम होती है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है पैराग्राफ में। उन्होंने एग्जांपल दिए हुए, जैसे एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉपिक फॉर्म, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में भी होते हैं और O3 की फॉर्म में भी होते हैं। अब क्योंकि इसके दो डिफरेंट फॉर्म है तो ऑक्सीजन, तो इसमें क्या है, इनकी यूजेस भी ऑफकोर्स डिफरेंट है। O2 को आप ब्रीदिंग में इस्तेमाल करते हैं, इनहेलेशन के टाइप में इस्तेमाल करते हैं, O3 जो है आपको प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट देखिएगा, सिमिलरली कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फॉलिन। डायमंड हैज अगेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वेयर्स ग्रेफाइट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन। अच्छा, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ डायमंड एंड ग्रेफाइट का। सो इसको मैं थोड़ा रिमूव करती हूँ। डायमंड के केस में स्टूडेंट्स क्या होता है, डायमंड में जो कार्बन के एटम्स हैं उनकी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, राइट। एक कार्बन एटम मजीद 4 कार्बन एटम के साथ क्या होती है, लिंक्ड होती है। इस तरह की टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, आपको वैसे भी पता होगा। इनफैक्ट नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि कार्बन की या किसी भी एलिमेंट की कितनी वैलेंसी होती है, वो कितने मैक्सिमम नंबर बॉन्ड्स बना सकते हैं। कार्बन के केस में कार्बन 4 मैक्सिमम बॉन्ड बनाते हैं, ठीक हो गया। ये से ज्यादा नहीं बना सकता। 4 बॉन्ड के साथ ही क्या होता है, ये स्ट्रक्चर स्टेबल रहते हैं, राइट। अब डायमंड के केस में तो कार्बन ने 4 कार्बन के साथ मजीद बनाए हुए, सो यहाँ पे कोई भी फ्री या अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डायमंड के केस में जो है, क्योंकि ये डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते, कार्बन ने 4 के 4 बॉन्ड्स बनाए हुए होते हैं। सो डायमंड जो है वो क्या है स्टूडेंट, ये एक इंसुलेटर है, ये कंडक्टर नहीं है, क्योंकि कंडक्शन के लिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, बट डायमंड के केस में वो नहीं होते। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ठीक है। बॉन्डिंग जो है क्या है, टेट्राहेड्रल है। 3D स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। डायमंड में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो 3D फॉर्म में होता है, और ये क्या है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है।
सो 3D स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है एटम्स की, और ये इसको क्या माना जाता है, हार्डेस्ट माना जाता है, ठीक है। वेयर इन केस ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट के केस में देखिएगा यहाँ पे जो कार्बन के एटम की अरेंजमेंट है वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है, और ये एक लेयर स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि हेक्सागोनल रिंग्स जो है उनकी लेयरिंग होती है, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, इस तरह से लेयर स्ट्रक्चर होता है इन केस ऑफ ग्रेफाइट। और यहाँ पे एक कार्बन एटम मजीद 3 कार्बन के साथ जस्ट अटैच होती है, यहाँ पे एक बॉन्ड जो है वो भी फ्री होता है। सो यहाँ पे क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, सो ग्रेफाइट जो है वो एक अच्छा कंडक्टर कंसिडर किया जाता है। ग्रेफाइट जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं फॉर कंडक्शन, ठीक हो गया। सो ये जो है ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर है। सेकेंडली स्टूडेंट ये देखिएगा कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है वो डायमंड की निस्बत काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इनफैक्ट थोड़ा सा स्लिपरी सा होता है ये, और इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट में क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं, लेयर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ग्रेफाइट का। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ बुक की जो डायग्राम है, ये देखिएगा ये हेक्सागोनल रिंग बनी हुई है, एक कार्बन एटम, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखूँ, ये यहाँ पे देखिएगा लाइन्स को, ये सेंट्रल मैंने कार्बन एटम की बॉन्डिंग शो करवा रही हूँ कि एक इसने बॉन्ड ऊपर बनाया है और एक के साथ इस साइड पर, एक साइड पर, इस तरह से 3 एटम के साथ एक सेंट्रल कार्बन एटम ज्वाइन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है यहाँ पे फ्री होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कंडक्शन करते हैं। इस तरह से ये क्या होता है, लेयर स्ट्रक्चर बनते हैं। अब इस लेयर्स के दरमियान तो कोवलेंट बॉन्ड है, देखिए एक कंप्लीट लेयर के दरमियान में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन बिटवीन लेयर्स जो है वो वैन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। इस पॉइंट को आपने कंसीडर करना है। मैं ये कह रही हूँ ग्रेफाइट के केस में जो लेयर्स के अंदर जो है बेसिकली बॉन्डिंग वो तो कोवलेंट बॉन्ड है, वो है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, लेकिन जो बिटवीन लेयर्स है, ठीक है, जो बिटवीन लेयर है वो कौन सी बॉन्डिंग है, वो तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस हैं, जो कि बहुत ज्यादा आपको पता है वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक हो गया। सो वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस की वजह से ये जो लेयर्स हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं, ठीक है, इजीली मूव कर लेती हैं, और इनकी स्लिपरी नेचर की भी यही रीजन है कि ये लेयर जो है वो इजीली एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है, जिससे ये फ्रिक्शन को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है बिटवीन द लेयर्स, क्योंकि बहुत वीक फोर्सेस मौजूद हैं। सो दैट्स व्हाई ग्रेफाइट जो है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू डायमंड, राइट। ग्रेफाइट को इस्तेमाल किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट, और इसको बल्कि ड्राई लुब्रिकेंट बोला जाता है, राइट, क्योंकि कोई किसी ऑयल या ग्रीस से तो मिलके नहीं बनता, तो इसको यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट के तौर पर। लुब्रिकेंट क्या होता है बेसिकली, ये ग्रेफाइट जो है वो फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरह से, क्योंकि बिटवीन लेयर जो है वो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, वीक फोर्सेस मौजूद होती है, तो वो वहाँ पर लाइट को जो है बेसिकली मशीन के पार्ट्स पे लगा दिया जाता है। अगर बाई चांस वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है और वो स्मूथली रन नहीं कर रहे, तो ये ग्रेफाइट की लेयर्स में क्योंकि बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा वीक होती है, और ये मशीन के डिफरेंट पार्ट्स की जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर देंगे, और वो पार्ट्स जो है वो इजीली मूव करना शुरू हो जाएंगे। ड्राई लुब्रिकेंट क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बताया कि क्योंकि किसी ऑयल वगैरह से तो मिलकर नहीं बनता, सो दैट्स व्हाई इसे ड्राई लुब्रिकेंट बोला जाता है, ठीक हो गया। फ्रिक्शन में क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कार्बन का एक और भी एलोट्रॉप है जिसका क्या नाम है, बकमिंस्टर फोल्डिंग। ये किस चीज से मिलकर बना होता है, इसका यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, consists of spheres made up of atom arranged in pentagon and hexagon. Folding are stable at high temperature and pressure. Being covalent in nature, they are stable in organic solvent. ये तीसरा जो एलोट्रॉपिक कार्बन का यहाँ पे डायग्राम पे देखिएगा, ये बेसिकली जैसे एक फुटबॉल होता है ना, या फिर जैसे एक सॉफ्टवेयर बॉल होता है, ये यहाँ पर कार्बन के एटम्स कुछ उस तरह के अरेंजमेंट बना लेते हैं। सामने से यहाँ पे देखिएगा आपको पेंटागन अरेंजमेंट नजर आ रही है, 5 कॉर्नर, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 3, 4 एंड 5, ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ कार्बन के एटम पेंटागन शेप बनाते हैं, कुछ है वो हेक्सागोनल शेप बनाती है। साइड वाले को जरा देखिएगा, मैं एक दफा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। देखिए अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कार्बन के एटम क्या कर रहे हैं, हेक्सागोनल अरेंजमेंट बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कुछ एटम जो है वो पेंटागोन के अरेंजमेंट बनाते हैं, कुछ हेक्सागोनल। यहाँ पे अगर टोटल मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे 12 पेंटागॉन्स होते हैं और 20 जो है वो हेक्सागोनल होते हैं, हेक्सागॉन्स होते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो एक इसकी इंपॉर्टेंट फीचर है बकमिंस्टर फोल्डिंग की, जिसको इसका निक नेम बोला जाता है, यहाँ पे मैं इसके बारे में लिखती हूँ, बकमिंस्टर फोल्डिंग, ठीक है। इसका निक नेम जो है बेसिकली बकी बॉल्स को बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल सॉसर बॉल की तरह की। आपको सॉसर गेम में जो बॉल होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह के नजर आ रहा होता है, कोई ऐसा शार्प एजेस नहीं होते, ठीक है, कोई भी शार्प एजेस इसके नहीं होते। पेंटागन कुछ कार्बन के आइटम जो है पेंटागन अरेंजमेंट पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कुछ की जो अरेंजमेंट है वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है। सो ये जो है बड़ा स्फेरिकल बड़ा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है एटम की। सो ये स्ट्रक्चर जो है वो इजीली फोल्डिंग्स जो है वो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे बहुत स्टेबल रहते हैं। उसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे कैसे ये स्टेबल रहते हैं, यहाँ पे जो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं ना, जो कार्बन 60 के एटम्स मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाते हैं ना बेसिकली, तो कार्बन 60 के जो कार्बन 60 के एटम के दरमियान में जो बॉन्ड है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक हो गया। बट अब यहाँ पे देखिए कोई 2-4 एटम तो मिलकर नहीं बनाते ना, वो एक पूरा अब हमने देखा था स्फेरिकल बॉल की शेप में एग्जिस्ट करता है।
तो लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होते हैं ना, मतलब एक फ्लोरीन और दूसरे के दरमियान के जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। अब इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को इजीली बेयर कर लेते हैं और स्टेबल रहते हैं, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड वीक होने की वजह से स्टूडेंट्स इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, देखिए एक सॉसर बॉल है, ठीक है, साथ एक और आप उसको एक और ले लें। ठीक है, अब बॉल इटसेल्फ तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को बेयर कर लेगी, लेकिन इनके जो ये वाले दरमियान के जो बॉन्ड्स हैं ना, ये वाले बॉन्ड्स होते हैं वीक, ये इजीली सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक हो गया, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट कम है स्टूडेंट्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, बट इनके जो वैसे जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। लाइक यहाँ पे जो कार्बन 60 का भी इस बॉल में कोई एक एटम तो नहीं होगा, बहुत सारे, तो एक एटम की जो दूसरे के साथ बॉन्डिंग है उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक हो गया, वो स्ट्रॉन्ग थे तो इसलिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को बेयर कर रहा था, लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक और ले लें सॉल्सर बॉल की एग्जांपल। ठीक है, एक और फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो इस तरह से डिफरेंट आपस में मिलते जाते हैं। जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है वो वीक होने की वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लो होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया है बीइंग कोवलेंट इन नेचर। अच्छा जी, यहाँ पे क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग होती है तो सभी कोवलेंट कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन है, ईथर है, ये इस तरह के सॉल्वेंट है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम उनको बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे बेंजीन है, जैसे क्लोरीन है, राइट, ईथर है जैसे। सो अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको ज़रा पिक कर देती हूँ। Fullerene structure is unique in that the molecule is not charged, there are no boundaries and no unpaired electron। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल मॉलिक्यूल जब वो न्यूट्रल होता है, कोई इसके ऊपर चार्ज किसी तरह का नहीं होता, और कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन क्योंकि नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या कैसे बिहेव करते हैं, एज ए इंसुलेटर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता कंडक्शन के लिए। नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा हुआ है, They have cage-like structure. Fullerene C60 has low melting point. इसकी मैंने आपको रीजन बता दिया. It is soft and can't conduct electricity. Element of sulfur may exist in two crystalline allotropic form, rhombic and monoclinic. The former is more stable than other. अभी तक तो हमने जस्ट कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म को डिस्कस किया था. अभी एक और एलिमेंट के एलोट्रॉपिक फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे जो कि है सल्फर. ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा मुझे रेज करना होगा. सल्फर की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, एक रोम्बिक है और एक क्या है, मोनोक्लिनिक है. यहाँ पे मैं दिखाती हूँ किस तरह से एटम जो है सल्फर के वो अरेंज होते हैं. रोम्बिक में बेसिकली रोम्बिक में जो सल्फर के एटम्स हैं कुछ उनकी इस तरह की अरेंजमेंट होती है, ये ऐसे ये अरेंज होते हैं. ठीक हो गया, हम इसे क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम समझते कहते हैं कि क्रोन लाइक अरेंजमेंट है. राउंड ऐसे ही होते हैं ना. ठीक हो गया, सो ये वाली जो फॉर्म है इसे क्या बोलते हैं, रोम्बिक फॉर्म. ठीक हो गया, इसी फॉर्म को जब अगर आप हीट कर दें 360 डिग्री देकर इसको हीट कर दें तो सल्फर अपनी एक और एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनिक फॉर्म. यहाँ पे जो एटम्स के सल्फर के एटम की अरेंजमेंट होती है स्टूडेंट्स, वो चेयर लाइक होती है. ठीक है, इस तरह से कुछ एटम्स के अरेंजमेंट होते हैं. ये कौन सी फॉर्म है, ये मोनोक्लिनिक फॉर्म है. अब वो कहते हैं कि रोम्बिक फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू मोनोक्लिनिक फॉर्म. रोम्बिक में क्या होता है, बेसिकली एक ये जो एटम की अरेंजमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है. ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी है इस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो भी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा लो होती है. तो लो एनर्जी में क्या होते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं. सो यहाँ तक हमने ये देखा कि एलोट्रॉप्स होते क्या हैं स्टूडेंट. ठीक है, इसके अलावा हमने ये देखा कि कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं, उनकी हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया. हमने देखा कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन के हमने 3 एलोट्रॉप्स को डिस्कस किया, उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया. देन हमने सल्फर के एलोट्रॉप्स को डिस्कस किया. ठीक है, सल्फर के 2 एलोट्रॉप्स हैं, रोम्बिक सल्फर होते हैं एंड मोनोक्लिनिक होते हैं. राइट, सो यहाँ तक जो एलोट्रॉपिक वाला जो आपका टॉपिक था वो कंप्लीट होता है. यहाँ पे मैं आपको थोड़े से नोट्स शो करवाना चाहूँगी ताकि आपके लिए याद करना ईजी हो जाए. सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा मैंने कुछ नोट्स आपके लिए ऐड किए हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिक वाली डेफिनेशन पढ़ी. एलोट्रॉप्स क्या होते हैं कि एक्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म. एक ही एलिमेंट था लेकिन उसकी फॉर्म डिफरेंट थी. राइट, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कलर, हार्डनेस, कंडक्टिविटी, रिएक्टिविटी, ये सब चीज़ें जो है वो डिफरेंट होती हैं. केमिकल कंपोजिशन क्योंकि एलिमेंट सेम ही रहता है, जैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं तो लेकिन उन सब के अंदर कार्बन ही मौजूद है, एटम सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है. सो केमिकल प्रॉपर्टीज काफी हद तक सेम रहती है, लेकिन क्योंकि अरेंजमेंट डिफरेंट होती है तो कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो लाइक उनका बिहेवियर, उनकी रिएक्टिविटी, ये चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो जाती है. ठीक है, स्टेबिलिटी, कुछ एलोट्रॉप जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे हमने बात की रोम्बिक जो है इनके सब सल्फर, रोम्बिक फॉर्म जो है ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू मोनोक्लिनिक क्योंकि उसमें जो एटम की जो अरेंजमेंट है तो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है. सेकेंडली जो क्रिस्टल की जो एनर्जी है नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो वो क्या होती है, रोम्बिक फॉर्म में ज़्यादा कम होती है, एनर्जी कम होने की वजह से चीज़ें जो है स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं. एग्जाम्पल्स हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े, हमने ऑक्सीजन के पढ़े, O2 और O3. सल्फर के हमने पढ़े 2 होते हैं एलोट्रॉप्स. ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे इन नोट्स में बेसिकली इसमें समराइज कर दिया गया पूरे टॉपिक को. आई होप आपको ये टॉपिक जो अच्छे से समझ आ गया होगा. राइट, अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है, कोई किसी तरह का कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं उसको प्रॉपर्ली आंसर करूँगी. राइट, अब मिलेंगे कल की क्लास में जब हमारा टॉपिक बेसिकली डिस्कशन का होगा, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर. ऑल्दो इसमें मैं एक डिटेल वीडियो पहले बना चुकी हूँ. राइट, ये बेसिकली यहाँ पर तो उसी को समराइज किया, कुछ डिफरेंस बताया मैं. हम एक दफ़ा इसको क्विकली देख लेंगे, उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट हमें एक वीडियो बनानी होगी
उसमें हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशंस क्या होते हैं, कोलाइड्स क्या होते हैं एंड सस्पेंशन क्या होते हैं, कोलाइडल सोल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट होने पर मैं एक अच्छी से आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के उनको हम डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करेंगे। राइट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मेरी कोशिश होगी मैं एक अच्छी सी फाइल बना दूँ, ठीक है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को ऐड करूँगी ताकि अगर आपको अपने स्कूल में या अकेडमीज में टेस्ट के लिए इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है तो आप के लिए वो नोट्स है वो बेनिफिशियल है। राइट, सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने आज की क्लास में यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया बहुत डिटेल में टॉपिक फॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ साउंड्स। अब मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।